Hello friends, these are our environment and science and technology notes that cover both static and current affairs in a comprehensive and effective manner. These notes are inspired by the materials of various coaching institutes, so you do not have to study the same topics from different institutes separately. To buy these notes, join our Telegram channel. The link is in the description box. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटर साथी बिकॉज एवरी ड्रीम डिजर्व्स अ गाइड। चलिए आज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो यूपीएससी का फेवरेट है, वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। सेशन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाली है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया के 20% वेटलैंड्स खत्म हो सकते हैं और इसका इकोनॉमिक लॉस $39 ट्रिलियन हो सकता है। सोच के देखिए कितना बड़ा नंबर है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना क्रिटिकल है। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम इन्हीं इकोसिस्टम्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम पहले ग्लोबल वेटलैंड्स का पूरा सीन समझेंगे, फिर रामसर कन्वेंशन में डीप डाइव करेंगे, इंडिया का स्टेटस देखेंगे, मैंग्रोव्स को जानेंगे और आखिर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ग्लोबल वेटलैंड्स, द बिग पिक्चर। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये पूरी दुनिया में वेटलैंड्स को लेकर क्राइसिस चल क्या रहा है और इसके लिए क्या फाउंडेशनल फ्रेमवर्क्स बने हैं। देखिए, ये जो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट है जिसे रामसर सेक्रेटेरिएट निकालता है, ये सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स है। 2018 की रिपोर्ट ने तो सबको हिला दिया था जब उसने बताया कि 1970 से लेकर अब तक 35% नेचुरल वेटलैंड्स हम खो चुके हैं। सोचो, जस्ट इमेजिन। और आने वाले 2025 की रिपोर्ट की वार्निंग तो हमने पहली स्लाइड में ही देख ली। ये ट्रेंड्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस टॉपिक के आत्मा पर, द रामसार कन्वेंशन। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसके कुछ की फैक्ट्स नोट कर लीजिए। साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसार शहर में और इसी वजह से 2 फेब को हम हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ये एक पेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। तो ये कन्वेंशन काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, वाइस यूज, जिसका मतलब है सारे वेटलैंड्स का ऐसा इस्तेमाल हो जो सस्टेनेबल हो। दूसरा, डेजिग्नेशन, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले वेटलैंड्स को पहचानो और उन्हें रामसर साइट्स का दर्जा देकर प्रोटेक्ट करो। और तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, खासकर उन वेटलैंड्स के लिए जो 2 देशों की बाउंड्री पर हैं या जहां माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं। मेंस में आंसर लिखते वक्त इन 3 पिलर्स को मेंशन करना कंपलसरी समझ लीजिए। चलिए अब अगले सेक्शन में हम रामसर कन्वेंशन में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर वेटलैंड कहते किसे हैं और इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों। रामसर कन्वेंशन के आर्टिकल 1.1 के मुताबिक वेटलैंड्स की डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। इस डायग्राम के हिसाब से 5 मेजर टाइप्स हैं। मरीन, जैसे कोस्टल लगून्स; एस्चुरीन, जहां नदी समुद्र से मिलती है, जैसे मैंग्रोव्स; लैकस्ट्राइन, मतलब झीलों से जुड़े हुए; रिवराइन, यानी नदियों से जुड़े हुए; और पलूस्ट्राइन, जिसका सरल मतलब है मार्शी या दलदली जमीन। एक चीज जरूर याद रखना, रिवर चैनल्स इसमें शामिल नहीं हैं। इन्हीं सब कामों की वजह से वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ यानी धरती की किडनीज भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं। ये स्लाइड मेंस के लिए एक गोल्ड माइन है। वेटलैंड्स के फायदे क्या क्या हैं? ये फ्लड रेगुलेशन करते हैं, मतलब बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। पानी को स्टोर करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। नेचुरल वाटर प्यूरिफायर हैं, पानी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेवी मेटल्स जैसे पोल्यूटेंट्स निकाल देते हैं। क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये मेजर कार्बन सिंक्स हैं। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं और फिशरीज और टूरिज्म से लोगों को रोजी रोटी भी देते हैं। ये पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। चलिए अब ग्लोबल से नेशनल पर्सपेक्टिव पे आते हैं। हमारा अगला सेक्शन है वेटलैंड्स इन इंडिया। देखते हैं इंडिया में क्या हाल है, कौन से की साइट्स हैं और इनको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। अगर हम स्टेट वाइज वेटलैंड एरिया की बात करें तो ये डेटा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया गुजरात में है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये ऑर्डर एग्जाम में आ सकता है, सो इसे जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं रामसर साइट्स की गिनती की। इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स तमिलनाडु में हैं, उनके पास 20 साइट्स हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 10 साइट्स के साथ। लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो यूके 175 और मेक्सिको 142 हमसे काफी आगे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नंबर ऑफ साइट्स में नहीं बल्कि एरिया वाइज सबसे बड़ा इलाका बोलीविया ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये कंपैरेटिव डेटा आपको पर्सपेक्टिव देता है।
सरकार ने इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। पहली है अमृत धरोहर स्कीम। ये 2023 से 2026 तक है और इसका मेन फोकस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर है। दूसरी है मिशन सहभागिता, जो 2022 में लॉन्च हुई। इसका मकसद भी सोसाइटी ओनरशिप के जरिए कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इनके लॉन्च ईयर्स और ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। बेसिकली ये एक डेंजर लिस्ट है, उन रामसार साइट्स की लिस्ट जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बिगड़ रहा है। और इंडिया की 2 साइट्स इस रिकॉर्ड में हैं। ये नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में और दूसरा लोकतक लेक मणिपुर में। ये यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। वेटलैंड्स के बाद अब हम अपने डिस्कशन के दूसरे हीरो की तरफ बढ़ते हैं, मैंग्रोव्स, जिन्हें हम कोस्टल सेंटिनल्स यानी समुद्र तट के पहरेदार भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप के वेटलैंड्स हैं जिनकी अपनी ही अनोखी बातें हैं। ओके, इस मैप को देखिए। ये साफ दिखा रहा है कि मैंग्रोव्स पूरी दुनिया में नहीं मिलते। ये सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टलाइंस तक ही सीमित हैं। इन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां मीठा पानी और खारा पानी मिलता हो, यानी एस्चुराइन जोन्स। इनकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं। मैंग्रोव्स के पास कुछ कमाल के सुपर पावर्स हैं, जैसे प्यूमेटोफोर्स। ये स्पेशल रूट्स हैं जो जमीन से ऊपर हवा में निकली रहती हैं ताकि ऑक्सीजन ले सकें। इनकी पत्तियां थिक और वैक्सी होती हैं पानी का लॉस कम करने के लिए। और सबसे अनोखा फीचर है विविपैरिटी, मतलब इनके बीज पेड़ पर लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसी वजह से ये साइक्लोन्स और सुनामीज के खिलाफ बेहतरीन बायोशील्ड्स का काम करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्लू कार्बन। ये वो कार्बन है जो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव्स कैप्चर करते हैं। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। स्टेप 1, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। स्टेप 2, ये कार्बन सिर्फ पेड़ के बायोमास में नहीं बल्कि नीचे जमीन और सेडिमेंट्स में स्टोर हो जाता है। और क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है, ये हजारों साल तक लॉक रहता है। इसलिए ये जमीन के जंगलों से कई गुना बेहतर कार्बन सिंक्स हैं। चलिए अब फोकस पूरी तरह इंडिया पर लाते हैं। देखते हैं इंडिया में मैंग्रोव्स का क्या सीन है, कितना कवर है, कैसी बायोडाइवर्सिटी है और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये डेटा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। इसके हिसाब से इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कवर वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबंस की वजह से। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। ये स्टेट वाइज ऑर्डर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया एक सुपर पावर है। यहाँ 4100 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। उड़ीसा में जो भितरकनिका है उसे तो मैंग्रोव जेनेटिक पैराडाइज कहा जाता है। कुछ थ्रेटन स्पीशीज के नाम भी दिमाग में रखें, जैसे IUCN लिस्ट में सोनेराटिया ग्रिफिथी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और हेरिटिएरा फोमेस एंडेंजर्ड है। अब आती हैं मैंग्रोव्स के लिए गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, मिष्टी। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ये 2023 से 2028 तक चलेगी और इसका मकसद मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है। ये करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी इस टॉपिक से एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस पूछता है। ये 2011 का PYQ देखिए। सवाल है कि 2004 सुनामी के बाद ये रियलाइज हुआ कि मैंग्रोव्स एक सेफ्टी हेज की तरह काम करते हैं। लेकिन कैसे? हमने अभी उनके एडेप्टेशंस पढ़े थे, याद है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि उनकी एक्सटेंसिव रूट्स इतनी मजबूत होती हैं कि वो तूफानों में उखड़ते नहीं हैं। देखा, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि वेटलैंड्स किडनीज ऑफ द अर्थ हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन गवर्न करता है। इंडिया की स्कीम्स हैं अमृत धरोहर और मिशन सहभागिता। दूसरी तरफ मैंग्रोव्स, कोस्टल सेंटिनल्स और ब्लू कार्बन सिंक्स हैं, और इनके लिए हमारी की स्कीम है मिष्टी। ये कीवर्ड्स ही आपके नोट्स हैं। देखिए, आज का हमारा फ्लो बहुत सिंपल रहेगा। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे, यानी इन्वेजिव स्पीशीज। फिर हम अपने एक वाइटल रिसोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इंडिया के फॉरेस्ट्स। और आखिर में हम मैनेजमेंट साइड को देखेंगे, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब चीज़ों को गवर्न करती हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस और मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चंस दोनों ही बनते हैं। ये हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए एक साइलेंट बट बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही उठता है, आखिर ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं क्या?
हम ये दो वर्ड सुनते हैं, एलियन और इन्वेजिव, पर जब ये एक साथ आते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इस टॉपिक का पूरा कोर इस डेफिनेशन में छुपा है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब, जिन्हें इंसानों ने उनके नेचुरल घर से बाहर इंट्रोड्यूस किया है। और दूसरा, और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, कि ये अपने नए एनवायरनमेंट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम्स को और यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है सेना स्पेक्टेबुलस। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव प्लांट है, लेकिन अब ये केरला के वायनाड फॉरेस्ट में तेजी से फैल रहा है। वहाँ के जो नेटिव प्लांट स्पीशीज हैं, उनको ये डिस्प्लेस कर रहा है। ये प्लांट इन्वेजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब एक एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं, द जाइंट अफ्रीकन स्नेल। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको इंडिया में 1847 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज ये एक मेजर एग्रीकल्चरल पेस्ट है जो फसलों को खा जाता है और प्लांट्स में बीमारियां भी फैलाता है। एग्जाम में ये केस स्टडी अक्सर कोट की जाती है। तो सवाल है, ये आते कैसे हैं? कुछ मेजर पाथवेज हैं। पहला है बायोफाउलिंग, जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिटरली शिप्स के नीचे चिपक कर आ जाते हैं। दूसरा है बैलिस्ट वाटर, जो पानी जहाज स्टेबिलिटी के लिए अपने टैंक्स में भरते हैं और फिर किसी नए पोर्ट पर रिलीज कर देते हैं। उस पानी के साथ फॉरेन स्पीशीज भी आ जाती हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, द बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। कभी कभी स्पीशीज को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मस्कीटो कंट्रोल के लिए गैम्बूजिया फिश, लेकिन उसके अंजाम गलत निकलते हैं। और कुछ एक्सीडेंटली आ जाते हैं, जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है पार्थेनियम घास का, जो 1955 में यूएस से आए गेहूं के साथ इंडिया आ गई थी। तो अब हमने समझ लिया कि ये क्या है और कैसे फैलते हैं। अब देखते हैं इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ये एरिया मेंस एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को कवर करता है। चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट से, क्योंकि ये नंबर स्टैगरिंग है। 1960 से 2022 के बीच इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की वजह से पूरी दुनिया को $2.2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ये नंबर इस प्रॉब्लम के मैसिव स्केल को एकदम क्लियर कर देता है। चलिए दो अलग अलग स्पीशीज के इम्पैक्ट को कंपेयर करते हैं, ताकि आप इसके थ्रेट्स की डाइवर्सिटी को समझ सकें। एक तरफ है वाटर हाइसिंथ, एक पानी का प्लांट। ये पानी के ऊपर एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। दूसरी तरफ जमीन पर रहने वाला जायंट अफ्रीकन स्नेल है। ये फसलों को बर्बाद करता है, नेटिव स्नेल्स को हटा देता है, और तो और ये रैट लंग वर्म पैरासाइट का कैरियर भी है, जो इंसानों को अफेक्ट करता है। अगर इकोलॉजिकल साइड से देखें तो इनके खतरे और भी ज्यादा सीरियस हैं। ये नेटिव स्पीशीज के साथ खाने और जगह के लिए compete करते हैं और उन्हें एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल देते हैं। सोच के देखिए, दुनिया में जितने भी एक्सटिंक्शंस डॉक्यूमेंट हुए हैं, उनमें से लगभग 60% कहीं ना कहीं इन्वेसिव स्पीशीज से जुड़े हुए हैं। इनकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, जैसे लैंटाना झाड़ी के फैलने से एलिफेंट्स के रहने की जगह कम हो रही है, जिस वजह से वो इंसानी इलाकों में आ रहे हैं। और आखिर में ये उन इंडिजिनस कम्युनिटीज की रोजी रोटी को भी खतरे में डालते हैं, जो नेटिव रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। तो हमने एक बड़े थ्रेट की बात की। ऐसे थ्रेट से बचने का एक जरूरी तरीका है एक हेल्दी और रिजिलियंट नेटिव एनवायरनमेंट, और ये हमें लाता है हमारे सबसे वाइटल नेचुरल रिसोर्स पर, इंडिया के फॉरेस्ट्स। इनका क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये घने जंगल होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। इन्हें हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जो 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ महोगनी और व्हाइट सीडर जैसे ऊंचे पेड़ मिलते हैं। फिर आते हैं ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जो थोड़े कम यानी लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं। यहाँ आपको एवरग्रीन ओक और चेस्टनट जैसे स्पीशीज मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा फैले हुए जंगल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते झड़ देते हैं। इनमें पहला टाइप है मॉइस्ट डेसिडुअस, जो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज में मिलता है। ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें टीक, साल और रोजवुड जैसी कीमती लकड़ी मिलती है। थोड़े सूखे इलाकों में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे। यहाँ एक की स्पीशीज है जिससे प्रीलिम्स के लिए जरूर याद रखें, रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन, जो सदर्न इंडिया में इन्हीं जंगलों में मिलता है। दो और मेजर टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट्स सूखे इलाकों के लिए अडेप्टेड हैं, जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ पौधे छोटे और कांटेदार होते हैं।
फिर आते हैं अद्भुत लिटोरल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये कोस्टल एरियाज में टाइडल जोन्स में मिलते हैं और ये साइक्लोन्स और सुनामीज के खिलाफ हमारी पहली डिफेंस लाइन है। सुंदरबंस, जहां फेमस सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो हमने एक प्रॉब्लम देखी, एक रिसोर्स देखा। अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, मैनेजमेंट। इतने रिसोर्सेज और इतने थ्रेट्स के साथ इन सबको गवर्न कैसे किया जाता है। चलिए अब इंडिया के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन बॉडीज से जो वाइल्ड लाइफ पर फोकस करते हैं। सबसे ऊपर है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। ये एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलती है कि इसके चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, जो एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जिसे 1962 में फेमस डांसर रुक्मिणी देवी अरुणडले ने शुरू किया था। और देश के जूस को रेगुलेट करने के लिए है सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZA, जो 1992 में बनी थी। अब बात करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल और कंजर्वेशन की। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, जो 1974 में वाटर एक्ट के अंदर बनी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए की नेशनल बॉडी है। स्पीशीज कंजर्वेशन का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, जो 2005 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करने के लिए। और देश की विशाल बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA, जिसे 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए स्पेशल बॉडीज हैं। ग्राउंड वाटर के लिए इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB, साइंटिफिक बॉडी है जो डेटा देती है, जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करती है। एयर क्वालिटी के लिए खासकर नेशनल कैपिटल रीजन में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, एक लीड स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर काम करती है, फॉरेस्ट लैंड को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए डाइवर्ट करने के प्रपोजल्स को रिव्यू करती है। और आखिर में आइए उन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं जो एनवायरमेंटल पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी हैं, रिसर्च और सर्वे बॉडीज। क्योंकि इफेक्टिव गवर्नेंस बिना सॉलिड डेटा और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकती। तो देखते हैं ये फाउंडेशन कौन प्रोवाइड करता है। इंडिया में 2 प्रीमियर सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, जो 1916 में एस्टैब्लिश हुई, फौना यानी एनिमल लाइफ की स्टडी के लिए एपेक्स बॉडी है। इसकी जिम्मेदारी है हमारी एनिमल डाइवर्सिटी का सर्वे करना और इंडियन एनिमल्स पर रेड डेटा बुक पब्लिश करना। इससे भी पुरानी है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, जो 1890 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये देश के विशाल फ्लोरा पर फोकस करती है। सर्वेस के अलावा कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, जो 1982 में बना, एक की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जहां हमारे फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स और वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स ट्रेनिंग लेते हैं। बर्ड्स की रिसर्च के लिए वर्ल्ड रिनाउंड सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी है जो 1990 में बना, और पब्लिक एजुकेशन के लिए न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है जो 1972 से लोगों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एक बड़ा इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल खतरा है। हमने सीखा कि इंडिया के फॉरेस्ट्स को मेनली रेनफॉल के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। हमने कवर किया कि वाइल्ड लाइफ से लेकर पोल्यूशन तक सबको गवर्न करने के लिए अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और हमने जाना कि ZSI फौना के लिए और BSI फ्लोरा के लिए ये एपेक्स सर्वे बॉडीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि ये सारे पीसेस थ्रेट्स, रिसोर्सेज और गवर्नेंस आपस में कैसे जुड़ते हैं। कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे पॉलिसी साइड से, जिसमें हम ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट्स, इंडिया के एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को समझेंगे। फिर हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल के फंडामेंटल्स, उसकी केमिस्ट्री, उससे होने वाला पोल्यूशन और उसे मैनेज करने की गवर्नमेंट स्कीम्स को डिटेल में देखेंगे। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट्स एंड डेटा। अगर आपने पिछले साल की UPSC पेपर्स देखे होंगे तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन पब्लिश करता है, की फाइंडिंग्स क्या हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है FAO की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल में पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट से हमें ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया, डिफॉरेस्टेशन ट्रेंड्स और कार्बन स्टॉक पर सबसे ऑथेंटिक डेटा मिलता है। ऐसा डेटा आपके मेंस आंसर्स में काफ़ी वेट ऐड करता है।
अब ये चार्ट देखिए, इससे हमें फॉरेस्ट का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है। आप देखेंगे कि अकेला रशिया दुनिया का 20% फॉरेस्ट एरिया होल्ड करता है। उसके बाद ब्राजील 12%, कनाडा 9% और यूएसए 7% पर है। सोचकर देखिए, सिर्फ ये 4 देश मिलाकर दुनिया का लगभग आधा फॉरेस्ट कवर बनाते हैं। तो इस पूरी पिक्चर में इंडिया कहाँ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। हम 10th से 9th पोजीशन पर आ गए हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया में। हम दुनिया के करीब 2% फॉरेस्ट्स होल्ड करते हैं। लेकिन एक और फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में दुनिया में 3rd नंबर पर है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हम अक्सर सुनते हैं कि फॉरेस्ट्स को कार्बन सिंक्स कहते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि इस मामले में कौन से देश आगे हैं। रशियन फेडरेशन सबसे ऊपर है, जो सालाना लगभग 1150 मिलियन टन CO2 रिमूव करता है। उसके बाद यूएसए और चाइना आते हैं। ग्लोबल पिक्चर देखने के बाद अब हम इंडिया पर जूम इन करते हैं। हमारी दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कौन से स्पेसिफिक नेशनल प्रोग्राम्स चला रहा है। पहला की प्रोग्राम है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम यानी NAP, जिसे MoFCC इम्प्लीमेंट करता है। इसका कोर आइडिया है पार्टिसिपेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाने में लोकल कम्युनिटीज को एक्टिवली इन्वॉल्व करना। ये काम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज JFMCs के थ्रू होता है। इसका मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि कम्युनिटी की लाइवलीहुड्स को भी इम्प्रूव करना है। और याद रखिएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगला इंपॉर्टेंट मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन या GIM। 2014 में लॉन्च हुआ था और ये इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशंस में से एक है। इसके जो रिवाइज टारगेट्स हैं, जिनका एम एक बड़ा कार्बन सिंक क्रिएट करना है, वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं जो करंट अफेयर्स से जुड़े हैं। पहला है एम्बिशियस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये दिल्ली से गुजरात तक 700 किलोमीटर लंबा एक ग्रीन कॉरिडोर है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा। और दूसरा, हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 पर लॉन्च किया गया कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम, जो ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करता है। इंडिया के डोमेस्टिक एफर्ट्स देखने के बाद चलिए अब वापस इंटरनेशनल स्टेज पर चलते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो ग्लोबल मैकेनिज्म्स हैं उनको समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, REDD+। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आसान शब्दों में, ये UNFCCC का एक मैकेनिज्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है ताकि वो अपने फॉरेस्ट को बचाएं, डिफॉरेस्टेशन रोकें और अपने फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को बढ़ाएं। REDD+ के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट बॉडीज हैं। पहला, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स UNFF, जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, एक नया मैकेनिज्म जो ब्राजील ने COP28 में प्रपोज किया है, जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी। इसका एम है फंड्स मोबिलाइज करके उन देशों को रिवॉर्ड करना जो अपने फॉरेस्ट्स को बचा रहे हैं। तो यहाँ हमारा फॉरेस्ट्स का डिस्कशन खत्म होता है। अब हम लेक्चर के दूसरे हिस्से में एंटर कर रहे हैं और हमारा फोकस अब एक बहुत ही फंडामेंटल साइंटिफिक टॉपिक पर होगा, नाइट्रोजन। हम इसकी बेसिक केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए एक फंडामेंटल डिफरेंस समझते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है यानी N2। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत स्टेबल और इनर्ट है, मतलब नॉन रिएक्टिव। प्लांट्स इस एटमॉस्फेरिक N2 को सीधे यूज नहीं कर सकते। उन्हें रिएक्टिव नाइट्रोजन चाहिए, जैसे कि अमोनिया NH3, जिसे वो एब्जॉर्ब करके ग्रो कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमने इस इनर्ट N2 को यूजेबल अमोनिया में इतने बड़े स्केल पर कन्वर्ट कैसे किया? इसका जवाब है हैबर-बॉश प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो हवा से नाइट्रोजन और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन लेता है और हाई टेम्परेचर प्रेशर पर आयरन कैटलिस्ट यूज करके अमोनिया बनाता है। इसी प्रोसेस ने मॉडर्न फर्टिलाइजर्स को पॉसिबल बनाया और फूड प्रोडक्शन में एक रेवोल्यूशन ला दिया। ये तो था इंडस्ट्रियल मेथड, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरली कैसे होता है? उसे समझने के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लोर करना होगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये पूरे नाइट्रोजन साइकिल का एक सिंप्लीफाइड व्यू दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में आती है, जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं। फिर सॉइल से उसे प्लांट्स लेते हैं। फिर ये फूड चेन में ऊपर जाती है जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। और आखिर में जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो उनकी बॉडी से नाइट्रोजन वापस सॉइल में और फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये एक कंटिन्यूअस रिसाइकलिंग सिस्टम है।
इस कॉम्प्लेक्स साइकिल को हम 4 सिंपल स्टेजेस में तोड़कर समझ सकते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक N2 यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दूसरा, नाइट्रोफिकेशन, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तीसरा, अमोनिफिकेशन, जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनता है। और चौथा, डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट वापस N2 गैस बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इन सभी स्टेप्स में से नाइट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले अमोनिया या अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ये काम करते हैं नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया। फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से। इन दोनों बैक्टीरिया के नाम ध्यान से याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने नेचुरल साइकिल को समझ लिया, लेकिन क्या होता है जब हम इंसान फर्टिलाइजर्स के थ्रू इस सिस्टम में ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं? तब होता है पोल्यूशन। चलिए अब इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। असलियत ये है कि इस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें यूट्रिफिकेशन दिखता है, जिसमें खेत से बहकर आए न्यूट्रिएंट से पानी में इतने एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं कि वाटर बॉडीज का दम घुट जाता है। इससे सॉइल एसिडिफिकेशन होता है। फिर है नाइट्रेट लीचिंग, जो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। और हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx स्मॉग और एसिड रेन का कारण बनते हैं। इस प्रॉब्लम को नापने का एक तरीका है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी या NUE। सिंपल भाषा में ये रेशियो है कि क्रॉप्स ने कितना नाइट्रोजन अब्जॉर्ब किया वर्सेस हमने कितना सप्लाई किया। अब ये नंबर्स देखिए, ग्लोबल एवरेज 30 से 50% है, लेकिन इंडिया का एवरेज सिर्फ 30 से 35% है। इसका मतलब सोचिए, हम जो 65 से 70% फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो पूरा वेस्ट हो रहा है, पानी में बहकर पोल्यूशन फैला रहा है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? यहाँ 2 बड़े इनिशिएटिव्स हैं। पहला, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो किसानों को सॉइल टेस्ट्स के बेसिस पर बताती है कि कितना फर्टिलाइजर यूज करना है। और दूसरा, नीम कोटेड यूरिया। नीम की कोटिंग एक स्लो रिलीज मैकेनिज्म की तरह काम करती है, जिससे प्लांट ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है और वेस्टेज कम होता है। तो आज हमने फॉरेस्ट्स के पॉलिसी एस्पेक्ट्स और नाइट्रोजन साइकिल के साइंस दोनों को कवर किया। इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम COP30 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके की अग्रीमेंट्स और डिबेट्स क्या थे उस पर बात करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थीमैटिक इनिशिएटिव्स हैं जिनको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। फिर आएंगे मेजर डिक्लेरेशंस और प्लान्स, और आखिर में इंडिया का रोल क्या रहा और दूसरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कौन सी थी, ये सब डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आपको ये पूरा टॉपिक एग्जाम के लिए आसानी से याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, COP30 का इंट्रोडक्शन। यहाँ हम समझेंगे कि इस समिट का बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो देखिए, COP30 जो है ये 30th UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, जो बेलेम ब्राज़ील में हुई। लोकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास है। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और ख़ास बात ये थी कि इसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के 10 साल पूरे होने को मार्क किया। जियोपॉलिटिकली भी कुछ बड़े शिफ्ट्स हुए। एक तो US से इसमें एब्सेंट था, जिससे एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, और दूसरा ग्लोबल साउथ का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, खासकर ब्रिक्स और बेसिक ग्रुप्स का। आगे की बात करें तो अगले कॉप्स कहाँ होंगे, ये भी कभी कभी प्रीलिम्स में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। तो COP31 जो 2026 में होगा वो तुर्की में होगा, और COP32 जो 2027 में होगा वो इथोपिया में होगा। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं समिट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 2, जिसमें हम देखेंगे की एग्रीमेंट्स एंड डिबेट्स। यही समिट के कोर आउटकम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो यहाँ हुआ वो था ग्लोबल मुठिराव अग्रीमेंट। अब इसकी नेचर समझिए, ये एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट था। इसका फोकस नए बाइंडिंग टारगेट सेट करने पर नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन पर था। ये डेवलपिंग कंट्रीज की एक बड़ी जीत थी, जो कहते थे कि सबके लिए एक जैसे टाइमलाइंस ठीक नहीं है क्योंकि हमारी डेवलपमेंटल नीड्स अलग हैं। इसमें 2 क्लियर रोड मैप्स दिए गए। पहला, डिफॉरेस्टेशन को रोकना और रिवर्स करना, और दूसरा, फॉसिल फ्यूल से दूर ट्रांजिशन करना। इसको सपोर्ट करने के लिए मुठिराव प्लेटफॉर्म ब्राज़ील का एक डिजिटल इनिशिएटिव भी है। मेंस के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन ओवर टारगेट्स वाला पॉइंट बहुत क्रूशल है। लेकिन फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन वाला मुद्दा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ 80 से ज्यादा देश थे जो फॉसिल फ्यूल का कंप्लीट फेज आउट चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश इसके खिलाफ थे।
उनका कहना था कि उनकी इकोनॉमी इन एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करती है। मीन्स एनालिसिस के लिए ये दोनों व्यू पॉइंट समझना जरूरी है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या निकला? एक नॉन बाइंडिंग ट्रांजिशन अवे रोड मैप अप्रूव किया गया। यहाँ पर ये नॉन बाइंडिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल बात यह है कि इसके लिए कोई नया फाइनेंस एश्योर नहीं किया गया। इससे इस रोड मैप के इफेक्टिवनेस पर बड़े सवाल उठते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आउटकम था बेलिम फोरेक्स प्लेज। ये क्या है? ये एक प्लेज है कि साल 2035 तक सस्टेनेबल फ्यूल्स का प्रोडक्शन और यूज 4 गुना यानी क्वाड्रुपल किया जाएगा। इसमें कौन से फ्यूल्स आते हैं? बायोफ्यूल्स, बायोगैस, हाइड्रोजन और ई फ्यूल्स। एनर्जी ट्रांजिशन के टॉपिक के लिए ये एक अहम पॉइंट है। अग्रीमेंट्स के अलावा COP30 में कुछ टारगेटेड इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए। चलिए अब उन्हें देखते हैं। इस सेक्शन में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करेंगे, फॉरेस्ट्स एंड नेचर एंड जस्ट ट्रांजिशन। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यानी TFF। ये ब्राजील का बनाया हुआ एक ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल है। इसका काम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कंटिन्यूअस पेमेंट्स प्रोवाइड करना। एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये रेड प्लस को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इसका फोकस कार्बन क्रेडिट्स पर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर प्रीलिम्स के लिए, कि इंडिया ने इसे एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है। अब बात करते हैं जस्ट ट्रांजिशन की। एनर्जी ट्रांजिशन फेयर हो, इसके लिए 2 नए मैकेनिज्म्स लॉन्च किए गए, बेलेम एक्शन मैकेनिज्म BAM और जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म JTM। JTM पर फोकस करने के लिए कोलंबिया और नेदरलैंड्स ने सेंटा मार्टा कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की थी। JTM क्या एग्जामिन करता है? ये लीगल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को देखता है, जैसे कि ट्रेड पर क्या असर होगा, सब्सिडी रिफॉर्म्स, एनर्जी सिक्योरिटी और लेबर ट्रांजिशन। मेंस आंसर में इन डायमेंशंस को मेंशन करने से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखती है। ठीक है, अब हम थीमेटिक इनिशिएटिव्स के दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रेड जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की, क्योंकि इनके बिना कोई भी इनिशिएटिव काम नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव है, फिनी इनिशिएटिव। इसका गोल बहुत एम्बिशियस है, $1 ट्रिलियन एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट अनलॉक करना। ये कैसे होगा? ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स, डेवलपमेंट बैंक्स, इंश्योरर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आपस में जोड़कर एक फाइनेंशियल पाइपलाइन बनाएगा ताकि बैंकेबल प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके। फाइनेंस के फ्रंट पर और भी कुछ गोल्स सेट किए गए हैं। एक NAP इम्प्लीमेंटेशन अलायंस लॉन्च हुई, जिसका काम है एडेप्टेशन प्लान्स को बैंकेबल प्रोजेक्ट्स में बदलना। फिर एडेप्टेशन फाइनेंस को 2030 या 2035 तक ट्रिपल करने का कमिटमेंट है। एक नया फंडिंग टारगेट भी है, जिसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG कहते हैं, जो 300 बिलियन बाय 2035 है। लेकिन एक 2 ईयर क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, जो कि नॉन बाइंडिंग है। ये नोट करना जरूरी है। और इससे हम आते हैं अकाउंटेबिलिटी में एक बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट पर। अब फोकस सिर्फ टारगेट सेट करने पर नहीं है, बल्कि डिलीवरी और आउटकम्स को मॉनिटर करने पर है। अब देखा जाएगा कि जो वादे किए गए वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए 2 नए टूल्स भी लॉन्च किए गए, ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन ट्रैकर और बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। साफ मैसेज है कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, रियल एक्शन को ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ मेजर डिक्लेरेशंस एंड प्लान्स। COP30 में बहुत सारे नए प्लेजेस लिए गए, जिससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज की बात अब कितनी ब्रॉड हो चुकी है। जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन हंगर, पॉवर्टी एंड पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस को पॉलिसी के सेंटर में रखता है। एक ग्लोबल कमिटमेंट लेटर है क्लाइमेट मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। फिर है बेलेम डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ग्रीन प्रैक्टिसेस से जोड़ता है। और बेलेम डिक्लेरेशन ऑन फर्टिलाइजर्स, जिसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से 5% एमिशन कट करने का प्लेज है। लोगों पर फोकस आगे भी जारी रहा। एक बेलेम जेंडर एक्शन प्लान है, जो जेंडर रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट एक्शन पर जोर देता है। एक बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान है, जिसका एम क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स बनाना है। और एक ग्रीन एजुकेशन प्रपोजल भी है। इन सब से साफ पता चलता है कि अप्रोच अब ज्यादा होलिस्टिक और पीपल सेंट्रिक हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि इस सब में इंडिया का क्या रोल था। आइए अब हम इंडिया के रोल और कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स पर फोकस करते हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा BAIC ग्रुप के जरिए दिखा। ये क्लाइमेट निगोशिएटिंग ब्लॉक है, जो 2009 में बना था। इसके मेंबर्स हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, खासकर इक्विटी, फाइनेंस और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मामले में। COP30 में इन लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9.1 को फिर से रीइटरेट किया, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज की मैंडेटरी फाइनेंस ऑब्लिगेशन की बात है। जैसा कि आप इस हेडलाइन में देख सकते हैं, इंडिया ने खुद को ना सिर्फ बेसिक ग्रुप बल्कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज LMDC ब्लॉक के लीडर के तौर पर भी पोजीशन किया।
इससे ग्लोबल स्टेज पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ और मजबूत हुई। आखिर में कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुई। ओपन यानी ओपन प्लानिटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये क्लाइमेट डेटा को बेहतर बनाने के लिए है। ब्लू एनडीसी चैलेंज ओशन बेस्ड क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर फोकस करता है। और सुपर पोल्यूटेंट कंट्री एक्शन एक्सेलरेटर जो मीथेन, ब्लैक कार्बन और एचएक्सीज जैसे सुपर पोल्यूटेंट्स को कम करने पर टारगेट करेगा। प्रीलिम्स के लिए इन पोल्यूटेंट्स के नाम याद रखना जरूरी है। तो अगर हम पूरे COP30 को समराइज करें तो एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। अब फोकस टारगेट सेट करने से ज्यादा उनके इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने पर है और ग्लोबल साउथ की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। लेकिन ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतने सारे रोड मैप्स नॉन बाइंडिंग हैं, तो जमीन पर असली एक्शन कैसे इंश्योर किया जाएगा? यही आने वाले समय का सबसे बड़ा चैलेंज है। कीप वर्किंग हार्ड, योर ड्रीम इज वर्थ द एफर्ट। जय हिंद।